हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल दैट इज़ एलईडी क्लासेस, जहाँ पर आप अपनी फिजिक्स को बहुत इजी और बेटर वे में समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 से। वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये आपके डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, और साथ में डेरिवेशन के साथ साथ आपको निकल भी पूछा जाता है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे प्रीवियस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और साथ में आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, दैट इज alideclasses@gmail.com। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओके। अब आपको पता है लीनियर मोमेंटम, मैंने आपको पहले बताया था कि लीनियर मोमेंटम हमारा दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। अब अगर हमने बात करनी है किस चीज़ के बारे में, अगर हमने बात करनी है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के केस में कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट रहना, सेम रहना, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग द 10 टॉफीज, मेरे पास 10 टॉफी हैं, तो मैंने 5 अपने पास रख दी, 5 मैंने किसी और को दे दी। तो उससे क्या हुआ? उस पर्सन के पास भी 5 टॉफीज आ गई, मेरे पास भी 5 टॉफीज आ गई। इट मीन्स दोनों के पास जो रेशो हुई वो क्या हुई? कांस्टेंट हो गई, कंजर्व हो गई, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कंजर्व करके रखें किसी चीजों को, कांस्टेंट करके रखें, तो वो क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज आर कंजर्वेशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हम कंजर्वेशन बोलते हैं। अब अगर आप कंजर्वेशन का डेरिवेशन देखें तो डेरिवेशन कैसे करेंगे कि सपोज करिए हमारे पास दो मासेस हैं, यहाँ पे लाइन लगाना चाहूंगी। हमारे पास दो मासेस हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2। ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। पहले ये चल रहे थे u1 वेलोसिटी से, ये चल रही थी u2 वेलोसिटी से। ये कौन सा केस है? बिफोर कॉलिजन का केस, बिफोर कॉलिजन। और अगर हम इसका मोमेंटम देखते हैं तो आपके पास इसका मोमेंटम कितना होगा? p1। यहाँ से होगा m1 इंटू u1, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपको ना याद हो तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो यह हमारे पास है मास इंटू वेलोसिटी। इसका कितना हो जाएगा आपके पास? p2 हो जाएगा आपके पास m2 इंटू u2। ओके। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को क्या कर दिया? कोलाइड करवा दिया। क्या करवा दिया? इन दोनों बॉडीज को कोलाइड। जैसे ही आप इन दो बॉडीज को कोलाइड करवाएंगे, वैसे क्या लगेगा? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये बॉडीज होगी आपस में कोलाइड, टकरा गई, ये टकराई। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसका हमने ले लिया F12 फोर्स। F12 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली अगर आप m2 को m1 के ऊपर करते हैं तो आपका फोर्स कितना आता है? F21। ये कितना हो जाएगा आपके पास? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये आपके सेकेंड, ये सेकेंड केस है। ये किस चीज का केस है आपके पास? इट इज ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ? ये बॉडीज आपस में क्या हुई? टकराई। टकराने के बाद क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी से आगे मूव कर गई। तो फाइनल वेलोसिटी से वो आगे मूव करेंगी, तो ये बॉडी जो है जिसका मास m1 था, ये चलेगा v1 वेलोसिटी से, और ये मास जिसका मास m2 था, ये कौन सी वेलोसिटी चलेगा? v2 वेलोसिटी से। ये किसका केस हो जाएगा? आफ्टर कॉलिजन का केस हो जाएगा, आफ्टर कॉलिजन। आई होप आपको समझ आया हो कि सपोज टू कार्स जो है वो मूव कर रही हैं, और दोनों के दोनों किससे? सपोज करिए कि आपने टू कार्स ली और दो कार क्या हुई? दो बॉडी से, जब दोनों का मास क्या है? m1 m2 है। दोनों आपस में टकराती हैं। जब वो टकराती है तो वो एक दूसरे के फोर्स लगाएंगी। पहली कार जब दूसरे को फोर्स लगाएगी तो वो फोर्स कितना होगा? F12। और जो दूसरी फर्स्ट को लगाएगी वो कितना होगा? F21 हो जाएगा। और कॉलिजन के बाद वो क्या होगा? आई नो कि एक्सीडेंटली केस हो जाएगा, तो इट विल नॉट मूव। तो लेकिन अगर मान लो भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, तो वो दोनों कैसे हैं कि वो दोनों अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे, v1 और v2 वेलोसिटी से, जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमने वो v1 v2 ले लिया। तो यहाँ पर आपका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? p1 डैश हो गया आपके पास m1 v1, और p2 डैश कितना हो गया आपके पास? दैट इज m2 v2। ओके। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया था कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम फोर्स बोलते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं फर्स्ट बॉडी के अकॉर्डिंग लिखूं तो फर्स्ट बॉडी का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया?
फर्स्ट बॉडी के ऊपर कौन सा मोमेंटम लग रहा है, फाइनल मोमेंटम P1 डैश, और इनिशियल कितना लग रहा है P1, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ P1 डैश माइनस P1 बाय टाइम टेकन, ठीक है। P1 डैश बेटा किसके इक्वल है, दैट इज M1 V1, और P1 किसके इक्वल है, दैट इज M1 U1, ये हो गया M1 U1 बाय टाइम बाय T। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमने क्या ले ली F12 की। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हमारी सेकंड बॉडी की, सेकंड बॉडी ने फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाया, वो फोर्स कितना था F21 था, तो हम यहाँ देते हैं F21 फोर्स किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉडी के ऊपर कितना है P2 डैश है, तो ये हो गया P2 डैश माइनस P1 P2 बाय T, इसके ऊपर P2 लग रहा था बाय T, ये कितना हो गया आपके पास M2 V2 माइनस M2 U2 बाय T। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब जब ये बॉडीज आपस में टकराई तो क्या दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा, टकराएंगे कोई चीज, ठीक है, इधर से एक कार आ रही है, इधर से एक कार आया, धूम एक दूसरे से कोलाइड करके, तो क्या हुआ, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा। और आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन जो है वो माइनस ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। इट मींस यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो F12 फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ F21 फोर्स के इक्वल हो जाएगा। दोनों फोर्सेस आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो F12 कितना है आपके पास, F12 आपके पास M1 V1 माइनस M1 U1 बाय T इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा M2 V2 माइनस ऑफ M2 U2 डिवाइड बाय T। T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना बच गया यहाँ से, यहाँ आ गया आपके पास M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू, माइनस अंदर लेके जाइए कितना आएगा M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2। ओके, अब आपने क्या करना है, इनिशियल टर्म्स को अलग रख लीजिए, फाइनल टर्म्स को एक साइड ले जाइए। देखिए अब फाइनल टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊँ, ये M2 V2 कैसा था, माइनस का साइन था, तो जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। सिमिलरली ये M1 U1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इस दोनों मोमेंटम को ऐड कर दूं M1 U1 प्लस M2 U2, तो ये क्या बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम नहीं हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ इन दोनों कोलिजन को, दोनों मोमेंटम को ऐड कर दूं तो क्या ये आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो मोमेंटम बना है दिस इज द आफ्टर कोलिजन, और ये जो मोमेंटम बना है ये क्या है बिफोर कोलिजन। तो ये बोलेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to the total momentum before collision आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब इसी के साथ इसकी एप्लीकेशन आती है, वो क्या होती है, दैट इज द बात करेंगे अगर हम कि रिकॉइलिंग ऑफ गन की, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसके बेसिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन के ऊपर। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है कि जब आप गन का ट्रिगर ऑन करते हैं, ठीक है, शूट करते हैं गन से, तो उस केस में जो बुलेट की वेलोसिटी होती है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, वो कितनी होती है आपको वो निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब तक आपने ट्रिगर को नहीं दबाया तब तक आपकी बुलेट और आपकी गन दोनों कैसी थी, रेस्ट में थी। तो इट मींस उसका जो इनिशियल वेलोसिटीज है U1 U2 वो कैसे हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएंगी। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास इनिशियली, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे है, रेस्ट में है। अब क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया M1 V1 प्लस M2 V2, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से V2 निकालेंगे, M2 V2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ M1 V1, ठीक है। तो यहाँ से V2 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास M1 V1 बाय M2। ये जो वेलोसिटी आई है ये आपकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी आई है, किस चीज़ की, ये है रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि हम ये बोलेंगे कि यहाँ से अगर हमने V2 निकालना है गन की तो उसका मास, गन का मास से डिवाइड करेंगे, और क्या कहते हैं ये मास ऑफ बुलेट हो गया, और V1 भी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इट इज द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन बोल सकते हैं, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका आज का, ये 100% पेपर में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर या फिर हमारे यूट्यूब के चैनल पर। और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स की सीरीज आई विल ब्रिंग इट आउट, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके न्यूमेरिकल्स पूरे आ जाएंगे जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और साथ में आई वांट टू से कि प्लीज़ जितना हो सके इसे आप ट्राई करिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का बटन होगा,
आप उसको प्रेस करिए ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ स्टे एट योर होम, सेफ एट योर होम, एंड द लास्ट थिंग इज स्टडी एट योर होम। थैंक यू।